साल 2004 की बात है। उस वक्त पंजाब के मुख्यमंत्री थे कैप्टन अमरिंदर सिंह। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि SYL यानी सतलुज यमुना लिंक नहर का काम जल्द से जल्द खत्म किया जाए। कैप्टन अमरिंदर सिंह अच्छे से जानते थे कि पंजाब के पास हरियाणा को देने के लिए बूंद भर भी एक्स्ट्रा पानी नहीं है। पानी दिया गया तो उनके राज्य के किसान बर्बाद हो जाएंगे। ऐसे में उन्होंने वो कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। बिना कांग्रेस हाईकमान को बताए कैप्टन ने पानी के सारे समझौते रद्द कर दिए। हाथों हाथ विधानसभा में कानून पास कर दिया गया। दिल्ली में बैठे कांग्रेस के बड़े नेता हैरान रह गए। सोनिया गांधी इस कदर खफा हुई कि उन्होंने 6 महीने तक कैप्टन से बात नहीं की। इस बारे में एक इंटरव्यू के दौरान कैप्टन ने बताया था, जब काफी कोशिशों के बाद दोनों की मुलाकात हुई तो सोनिया गांधी ने गुस्से में पूछा कि बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया। कैप्टन का जवाब बहुत बेबाक था। उन्होंने कहा, अगर मैं आपसे पूछता तो आप पक्का मना कर देती और ये फैसला पंजाब के लिए बहुत जरूरी था। ये किस्सा सिर्फ पानी के विवाद का नहीं है, ये बताता है कि पंजाब कांग्रेस के नेता अपनी ही लीडरशिप को चुनौती देने में कभी पीछे नहीं हटते। हाईकमान से बगावत और अपनी ही पार्टी में कलह पंजाब कांग्रेस की DNA में बसी है। जो 2004 में हुआ वही अब 2026 में हो रहा है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए हाईकमान ने पंजाब संगठन में कुछ बड़े बदलाव किए हैं। राजा वड़िंग को राज्य अध्यक्ष बनाए रखा गया है और पूर्व मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का जिम्मा मिला है। यही से सारा विवाद फिर से शुरू हुआ। चन्नी गुट इस फैसले से नाराज है क्योंकि वो चन्नी को अगले चीफ मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर देखना चाहते हैं। इसी नाराजगी में बड़े नेताओं ने अपनी लीडरशिप के खिलाफ अलग अलग बैठकें की। दिल्ली दरबार के आदेशों को खुलेआम चुनौती दी गई। पंजाब का हर बड़ा नेता अपनी पावर दिखाना चाहता है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताऊंगी, क्योंकि पंजाब कांग्रेस के लिए ये सब नया नहीं हुआ है। आपसी कलह की ये बीमारी काफी पुरानी है। कुर्सी और पावर की लड़ाई कांग्रेस के इतिहास के पन्नों में दर्ज है। जब जब पंजाब में कांग्रेस मजबूत हुई, उसके अपने ही नेताओं ने पार्टी को नुकसान पहुंचाया है। ये कहानी शुरू होती है साल 1947 से। देश आजाद हुआ था और पंजाब बंटवारे का दर्द झेल रहा था। उस वक्त बहुत नाजुक दौर में डॉक्टर गोपीचंद भार्गव को चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वो सच्चे गांधीवादी थे और खुद चरखा चलाते थे। उनके सामने पंजाब को फिर से खड़ा करने की चुनौती थी। उस समय अकाली दल विपक्ष में था, लेकिन बेहद कमजोर। भार्गव को सबसे बड़ी चुनौती खुद उनकी पार्टी के अंदर से मिली। भीमसेन सच्चर उनके सामने खड़े हो गए। सच्चर बहुत नामी वकील थे और शहरी इलाकों में उनका काफी दबदबा था। दोनों नेताओं के बीच सत्ता और कुर्सी की खींचतान शुरू हो गई। दोनों का ईगो इतना बड़ा था कि किसी को भी राज्य के हालात की परवाह नहीं रही। ये लड़ाई इतनी बड़ी कि सरकार चलाना मुश्किल हो गया। हालात बेकाबू होने लगे। नतीजा ये हुआ कि 1951 में देश के इतिहास में पहली बार पंजाब में राष्ट्रपति शासन लगाना पड़ा। आजाद भारत में ये पहला मौका था जब नेताओं की आपसी लड़ाई का नुकसान राज्य की जनता को उठाना पड़ा। इसके बाद कई सालों तक दोनों के बीच कुर्सी का खेल चलता रहा। कभी भार्गव चीफ मिनिस्टर बनते तो कभी सच्चर। इस म्यूजिकल चेयर गेम को खत्म करने के लिए 1956 में पंजाब कांग्रेस में नई नेता की एंट्री हुई। नाम था प्रताप सिंह कैरों। उन्हें आज भी आधुनिक पंजाब का निर्माता कहा जाता है। अमेरिका से पढ़ाई करके लौटे कैरों का विजन बहुत शानदार था। वो राज्य को आगे ले जाना चाहते थे और उनका काम करने का तरीका भी तेज था। कैरों ने 1962 में पंजाब एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी की नींव रखी। इसी यूनिवर्सिटी ने बाद में ग्रीन रेवोल्यूशन लाने में सबसे बड़ी भूमिका निभाई। वो प्रशासन के मामले में बहुत सख्त थे। करप्शन रोकने के लिए वो साधु संतों के भेष में अपने आदमी भेजकर अपने अफसरों की जासूसी करवाते थे। कैरों के इसी कड़क और तानाशाही वाले रवैये ने पार्टी के अंदर फिर से बगावत पैदा कर दी। 1966 में अकाली दल ने पंजाबी सूबा यानी पंजाबी बोलने वालों के लिए अलग राज्य की मांग उठाई, लेकिन कैरों ने अकाली दल के विरोध को कुचल दिया। उन्होंने ऐलान कर दिया कि पंजाब का बंटवारा मेरी लाश पर होगा, क्योंकि इसका फायदा सिर्फ पाकिस्तान को मिलेगा। कैरों ने विपक्ष की आवाज दबा दी, लेकिन अपनी पार्टी के नेताओं को नहीं संभाल पाए। उनके तानाशाही भरे रवैये से नाराज होकर कांग्रेस के कद्दावर नेता दरबारा सिंह और देवीलाल उनके खिलाफ खड़े हो गए। गुटबाजी का वही पुराना वायरस फिर एक्टिव हो गया।
अपनों की बगावत ने कैरों को कमजोर कर दिया और 1964 में उन्हें इस्तीफा देने पर मजबूर होना पड़ा। पंजाब कांग्रेस में कुर्सी की लड़ाई अब सड़कों तक आ चुकी थी। नेताओं का आपसी झगड़ा पार्टी से बड़ा हो चुका था। कैरों के जाने के बाद 1966 में पंजाब का फिर से बंटवारा हुआ। हरियाणा और हिमाचल अलग अलग राज्य बने। अब पंजाब में सिख आबादी बहुमत में आ गई। इसका फायदा अकाली दल को मिला। 1967 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद पंजाब में पहली बार गैर कानूनी गठबंधन सरकार बनी, जिसके मुख्यमंत्री अकाली दल के गुरनाम सिंह बने। हालांकि कांग्रेस 48 सीटों के साथ सबसे बड़ी पार्टी थी, लेकिन अकाली दल का सत्ता में आना उसके लिए राजनीतिक खतरा बन गया। 5 साल तक सरकारों की अदला बदली चलती रही। फिर 1972 में कांग्रेस ने वापसी की। इस बार ज्ञानी जैल सिंह को मुख्यमंत्री बनाया गया। ज्ञानी जैल सिंह बहुत चतुर राजनेता थे। उन्होंने अकालियों को कमजोर करने के लिए खतरनाक मोहरा चला। उन्होंने राजनीति में धर्म की एंट्री करा दी। अकालियों का वोट बैंक तोड़ने के लिए जैल सिंह धार्मिक मामलों में गहरी दिलचस्पी दिखाने लगे। 1973 में इसका बहुत बड़ा उदाहरण देखने को मिला। उस साल पंजाब में गुरु गोबिंद सिंह मार्ग का निर्माण पूरा हुआ था। ये 588 किलोमीटर लंबा भव्य रास्ता था। जैल सिंह ने सरकारी खजाने से इसका उद्घाटन किया। इस दाव से कांग्रेस को कुछ समय के लिए फायदा तो मिला, पर राजनीति और धर्म को मिलाने की इस रणनीति ने आगे चलकर पंजाब के लिए मुसीबत खड़ी कर दी। 1980 के चुनाव जीतकर कांग्रेस सत्ता में लौटी। दरबारा सिंह पंजाब के नए चीफ मिनिस्टर बने। दूसरी तरफ ज्ञानी जैल सिंह दिल्ली बुला लिए गए। उन्हें देश का होम मिनिस्टर बना दिया गया। वहीं से कांग्रेस के 2 कद्दावर दिग्गजों के बीच ईगो और पावर की लड़ाई शुरू हुई, जिसने पूरे राज्य को आग में झोंक दिया। 1980 तक पंजाब में आतंकवाद अपने पैर पसार चुका था। जरनैल सिंह भिंडरावाले का नाम हर तरफ गूंज रहा था। कहा जाता है कि शुरुआत में अकाली दल को कमजोर करने के लिए खुद कांग्रेस के कुछ नेताओं ने भिंडरावाले को पर्दे के पीछे से समर्थन दिया था। इसमें ज्ञानी जैल सिंह का नाम भी आता है। हालात हर दिन बदतर हो रहे थे और सख्त फैसलों की जरूरत थी। मुख्यमंत्री दरबारा सिंह आतंकवादियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लेना चाहते थे। वो पुलिस को खुली छूट देने के पक्ष में थे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा रोड़ा दिल्ली सरकार से आ रहा था। रिपोर्ट्स बताती हैं कि तत्कालीन गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह अपने राजनीतिक रसूख का इस्तेमाल कर रहे थे। वो दरबारा सिंह के फैसलों को पलट देते या पुलिस एक्शन रुकवा देते थे। उनका मकसद किसी भी तरह मुख्यमंत्री को नीचा दिखाना था। नेताओं की इस आपसी दुश्मनी ने पंजाब के प्रशासन को अपाहिज कर दिया। 1982 में दरबारा सिंह पर जालंधर में बम से जानलेवा हमला भी हुआ। हालात इतने बेकाबू हो गए कि अक्टूबर 1983 में सरकार बर्खास्त करनी पड़ी। पंजाब में दोबारा राष्ट्रपति शासन लागू हुआ। 2 बड़े नेताओं के बीच कुर्सी और ईगो की लड़ाई ने पूरे राज्य को आतंकवाद के लंबे दौर में धकेल दिया। साल 1984 ने पंजाब को कभी न भूलने वाले गहरे जख्म दिए। पंजाब बरसों तक इस हिंसक आग में जलता रहा। फिर 1992 में विधानसभा चुनाव हुए। आतंकवाद के खौफ से अकाली दल ने चुनाव का बायकॉट कर दिया। इसका फायदा कांग्रेस को मिला और पार्टी भारी बहुमत के साथ सत्ता में आई। कद्दावर नेता बेअंत सिंह पंजाब के नए मुख्यमंत्री बने। उस दौर को पंजाब में आतंकवाद कुचलने और शांति वापस लाने के लिए याद किया जाता है। उन्होंने पुलिस प्रमुख केपीएस गिल के साथ मिलकर आतंकवादियों का सफाया किया। आरोप ये भी लगता है कि इस दौरान कई निर्दोष लोगों को भी मारा गया। राज्य में जनजीवन फिर से पटरी पर आ गया। बेअंत सिंह को शांति लाने की बड़ी कीमत भी चुकानी पड़ी। 31 अगस्त 1995 को चंडीगढ़ सचिवालय के बाहर सुसाइड बॉम्बिंग हुई और इस आत्मघाती हमले में बेअंत सिंह मारे गए। उनके बाद हरचरण सिंह बराड़ को कुर्सी मिली, पर पार्टी में पुरानी गुटबाजी फिर से हावी हो गई। बगावत इतनी बढ़ गई कि नवंबर 1996 में हाईकमान को बदलाव करना पड़ा। डैमेज कंट्रोल के लिए राजेंद्र कौर भड्डल को नया चीफ मिनिस्टर बनाया गया। वो पंजाब की पहली महिला चीफ मिनिस्टर बनी। 1997 के चुनाव सिर पर थे और कांग्रेस को अपनी हार सामने दिख रही थी। अकालियों को रोकने और किसानों का वोट पाने के लिए भट्टल ने बड़ा राजनीतिक दांव खेला। उन्होंने छोटे किसानों को ट्यूबवेल चलाने के लिए मुफ्त बिजली देने का ऐलान कर दिया। ये लुभावना दांव कांग्रेस को चुनाव तो नहीं जिता पाया, पर इसने पंजाब की राजनीति हमेशा के लिए बदल दी। चुनाव में अकाली बीजेपी गठबंधन जीत गया। मुफ्त बिजली की वो योजना ऐसा जाल बनी जिसे आज तक कोई भी सरकार बंद करने की हिम्मत नहीं जुटा पाई। आज भी ये योजना सरकारी खजाना खाली कर रही है। इसके बाद पंजाब में कांग्रेस के लिए बुरा दौर शुरू हुआ।
2007 और 2012 के चुनावों में पार्टी को लगातार हार का सामना करना पड़ा, जिससे कांग्रेस के अंदर की आपसी कलह फिर से बाहर आ गई। 2013 में कांग्रेस हाईकमान ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को अध्यक्ष पद से हटा दिया। उनके विरोधी प्रताप सिंह बाजवा को पंजाब कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। कैप्टन अमरिंदर सिंह आसानी से हार मानने वाले नेता नहीं हैं। उन्होंने 2017 के चुनावों से पहले पार्टी के अंदर बगावत कर दी। उनके समर्थकों ने जगह जगह रैलियां की और नारा गूंजने लगा, कैप्टन ले आओ, पंजाब बचाओ। कैप्टन ने हाईकमान को अल्टीमेटम दे दिया। उन्होंने कह दिया कि अगर उन्हें लीडरशिप नहीं मिली तो वो अपनी अलग पार्टी बना लेंगे। आखिरकार राहुल और सोनिया गांधी को झुकना पड़ा। 2015 में बाजवा को हटाकर कैप्टन को दोबारा प्रेसिडेंट बनाया गया। कांग्रेस के लिए फैसला फायदेमंद साबित हुआ। 2017 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने 117 में से 77 सीटें जीतकर शानदार वापसी की। कांग्रेस सत्ता में तो आ गई, पर असली तमाशा इसके बाद शुरू हुआ। बीजेपी छोड़कर आए पूर्व क्रिकेटर और टीवी स्टार नवजोत सिंह सिद्धू को कैप्टन की मंत्रिमंडल में जगह मिली। यहीं से दो बड़े नेताओं के बीच ईगो और पावर की वो जंग शुरू हुई जिसने कांग्रेस को अंदर से खोखला कर दिया। काम के तरीकों को लेकर सिद्धू और कैप्टन में रोज टकराव होने लगा। सिद्धू ने अपनी सरकार और मुख्यमंत्री पर हमले करने शुरू कर दिए। वो सोशल मीडिया और पब्लिक रैलियों में कैप्टन अमरिंदर सिंह को घेरने लगे। सिद्धू ने आरोप लगाया कि कैप्टन बादल परिवार से मिले हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य में फैले नशे के व्यापार और गुरु ग्रंथ साहिब की बेअदबी के मामलों में कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। सरकार सिर्फ दिखावा कर रही है। ये गुटबाजी इतनी बढ़ गई कि 2019 में सिद्धू ने मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। जब 2022 के चुनाव नजदीक आए तो सिद्धू ने कैप्टन को कुर्सी से हटाने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस बार कांग्रेस हाईकमान और गांधी परिवार ने भी सिद्धू का साथ दिया। सितंबर 2021 में भारी बेइज्जती के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह को मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देने के लिए मजबूर किया गया। कैप्टन ने जाते जाते सिद्धू को देश के लिए खतरा और टोटल डिजास्टर बताया। उन्होंने दशकों पुरानी अपनी पार्टी छोड़ दी और अलग रास्ता चुन लिया। अब चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस को नए चेहरे की जरूरत थी। इसके लिए चरणजीत सिंह चन्नी को राज्य का नया सीएम बना दिया गया। चन्नी पंजाब के इतिहास के पहले दलित चीफ मिनिस्टर बने। पंजाब में करीब 32% दलित आबादी है, जो किसी भी चुनाव का नतीजा बदल सकती है। कांग्रेस का फैसला गेम चेंजर माना जा रहा था, पर पंजाब कांग्रेस की किस्मत में शांति कहां थी। तब तक पार्टी अध्यक्ष बन चुके नवजोत सिंह सिद्धू और चन्नी के बीच कभी नहीं बनी। सिद्धू खुद को अगले सीएम कैंडिडेट के तौर पर पेश करना चाहते थे। दोनों नेता मंच पर साथ होते, लेकिन दिल मीलों दूर थे। चुनाव से पहले पार्टी इतनी बुरी तरह बढ़ चुकी थी कि जनता का कांग्रेस से मोह भंग हो गया। लोग समझ गए थे कि जो नेता आपस में ही लड़ रहे हैं वो राज्य का भला कैसे करेंगे। नतीजा ये हुआ कि 2022 का विधानसभा चुनाव कांग्रेस बुरी तरह हार गई। आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान के नेतृत्व में 92 सीटें जीतकर ऐतिहासिक बहुमत हासिल किया। जनता ने कांग्रेस के अहंकार को वोट की चोट से तोड़ दिया। 2017 में 77 सीटें जीतने वाली कांग्रेस महज 18 सीटों पर सिमट गई। पार्टी की फजीहत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि चन्नी अपनी दोनों सीटों से चुनाव हार गए। प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू भी अपनी सीट नहीं बचा पाए। नेताओं की आपसी लड़ाई ने सत्ता छिनवा दी, जो 10 साल की मेहनत के बाद मिली थी। दशकों पुरानी ये अंदरूनी कलह आज भी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। 2022 की करारी हार के बाद ऐसा लगा था कि नेता सुधरेंगे, लेकिन जुलाई 2026 में वही पुराना ड्रामा फिर से शुरू हो गया। 2027 के विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए कांग्रेस हाईकमान ने पंजाब संगठन का नया ढांचा तैयार किया। पार्टी को लगा कि वो सबको पद बांटकर खुश कर देगी, लेकिन नतीजा बिल्कुल उल्टा निकला। नए बदलाव में अमरिंदर सिंह राजा वडिंग को पंजाब कांग्रेस का अध्यक्ष बनाए रखा गया, ताकि जट सिख और युवाओं में तालमेल बना रहे। विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष प्रताप सिंह बाजवा को चुनाव प्रबंधन समिति का प्रभार दिया गया। पूर्व सीएम चरणजीत सिंह चन्नी को कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष नियुक्त किया गया और सुखजिंदर सिंह रंधावा को कोर कमेटी की जिम्मेदारी मिली। ऊपर से देखने पर नियुक्तियां बहुत संतुलित सी लग रही थी, लेकिन पंजाब कांग्रेस में शांति टिकना नामुमकिन है। लोकसभा चुनावों में जालंधर सीट से बड़ी जीत हासिल करने के बाद चन्नी उम्मीद कर रहे थे कि उन्हें या तो पंजाब कांग्रेस की कमान मिलेगी या फिर सीएम फेस घोषित कर दिया जाएगा। कैंपेन कमेटी का अध्यक्ष बनाए जाने से वो नाखुश हो गए। चन्नी गुट का मानना है कि ये सांगठनिक बदलाव जमीनी हकीकत को नहीं दिखाते। अपना विरोध जताने के लिए चन्नी और उनके समर्थक नेताओं ने आलाकमान की तरफ से बुलाई गई आधिकारिक बैठकों से दूरी बना ली। इसके बाद चन्नी ने मोहाली में अपने समर्थकों और पूर्व विधायकों की बैठक बुलाई।
इस खुले शक्ति प्रदर्शन के जरिए चन्नी ने दिल्ली दरबार को कड़ा संदेश दिया कि पंजाब में दलित चेहरे को इग्नोर करना भारी पड़ सकता है। इस घमासान में सिर्फ चन्नी और वडिंग ही आमने सामने नहीं है। चंडीगढ़ के सांसद और पार्टी के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी भी इस नए ढांचे से बाहर रखे जाने पर आहत दिखे। उन्होंने सोशल मीडिया पर बेहद तीखा और रहस्यमय पोस्ट लिखा। उन्होंने स्पेनिश भाषा में लिखा कि सरासरा यानी जो होगा सो होगा। आगे उन्होंने लिखा कि काश मेरे पास व्यक्तियों और संस्थाओं की असुरक्षा का कोई इलाज होता। इतना ही नहीं, उन्होंने महाराजा रणजीत सिंह के सिख साम्राज्य का उदाहरण देते हुए लिखा कि कैसे 1839 में महाराजा की मौत के बाद सिर्फ आपसी कलह के कारण पूरा साम्राज्य बर्बाद हो गया था। मनीष तिवारी का इशारा सीधे तौर पर पार्टी के उन असुरक्षित नेताओं की तरफ था जो काबिल चेहरों को साइडलाइन कर रहे हैं। इस पोस्ट ने पंजाब कांग्रेस की कलह को जगजाहिर कर दिया। बढ़ते बवाल को शांत करने के लिए हाईकमान ने पंजाब प्रभारी और छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को तुरंत चंडीगढ़ भेजा। बघेल ने जिलाध्यक्षों के साथ बैठकें की, लेकिन चन्नी और रंधावा इन बैठकों में नहीं पहुंचे। जब पत्रकारों ने बघेल से पूछा कि क्या चन्नी गुट के दबाव में लीडरशिप बदली जाएगी, तो उन्होंने कहा कि हाईकमान पर कोई दबाव काम नहीं करता। बघेल ने राजा वडिंग को हटाने की अटकलों को खारिज करते हुए दो टूक जवाब दिया कि राज्य कांग्रेस अध्यक्ष की नियुक्ति कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि बार बार फैसले बदले जाएंगे। हालांकि इस सख्त रुख के बाद भी सुलह की कोशिशें जारी हैं। चन्नी ने बयान दिया कि वो राहुल गांधी की लीडरशिप के साथ हैं और चुनावी रणनीति का पालन करेंगे। चन्नी ने राजा वडिंग को बड़ा भाई बताया है। नेताओं के इन बयानों से ऐसा लगता है कि वो बातचीत करने का रास्ता खुला रखना चाहते हैं, लेकिन सवाल है कि क्या ये सिर्फ ऊपरी तौर पर किया जा रहा डैमेज कंट्रोल है या दिल भी मिल रहे हैं। मौजूदा टकराव सिर्फ कुछ कमेटियां या कुर्सी की लड़ाई नहीं है, ये पंजाब के जातीय समीकरणों का पावर प्ले है। कांग्रेस हमेशा से अम्ब्रेला पार्टी रही है। इसका मतलब है वो पार्टी जो राज्य के सभी वर्गों को साथ लेकर चलती है। अकाली दल का फोकस हमेशा ग्रामीण सिख किसानों पर रहा है और बीजेपी का ध्यान शहरी हिंदुओं पर। कांग्रेस के अंदर जट सिख, दलित, शहरी हिंदू, व्यापारी और किसान सभी वर्गों के नेता शामिल रहे हैं। लेकिन अब यही अम्ब्रेला कांग्रेस की सबसे बड़ी कमजोरी बन गया है। जब इतने सारे अलग अलग वर्गों के मजबूत नेता साथ होते हैं तो उनका आपस में टकराना तय है। राजा वडिंग और बाजवा जट सिखों का चेहरा बनकर खड़े हैं। दूसरी तरफ चन्नी दलित वोट बैंक की ताकत दिखा रहे हैं। वहीं मनीष तिवारी जैसे कद्दावर नेता हिंदू वोटों का वर्चस्व कायम रखना चाहते हैं। हर नेता अपनी जाति और गुट को पार्टी में सबसे ऊपर देखना चाहता है। चुनाव से पहले कोई भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। 2027 के विधानसभा चुनाव सामने हैं और ये कांग्रेस के लिए करो या मरो की जंग है। 2022 में आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को बुरी तरह हराया था। अब अगर मौजूदा सरकार के खिलाफ सत्ता विरोधी लहर है तो कांग्रेस तभी जीत सकती है जब वो जनता को मजबूत विकल्प दे। बीजेपी भी बहुत आक्रामक तरीके से आगे बढ़ रही है। आप और बीजेपी को रोकने का बस यही रास्ता है कि कांग्रेस के नेता अपने ईगो को छोड़कर साथ आएं। कांग्रेस को समझना होगा कि जनता बटी हुई पार्टी पर कभी भरोसा नहीं जताती। इतिहास गवाह है कि कांग्रेस को बाहर वालों ने कम और अपनों ने ज्यादा नुकसान पहुंचाया है। अगर कांग्रेस ने अपनी इस 80 साल पुरानी गुटबाजी की बीमारी का इलाज नहीं ढूंढा तो 2027 में भी वही होगा जो मनीष तिवारी कह रहे हैं, के सरासरा यानी जो होगा सो होगा। आपको पंजाब कांग्रेस की कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करें। ऐसे ही एक्सप्लेनर्स देखने के लिए कड़क को अभी सब्सक्राइब कीजिए। आज के अनकही में इतना ही। मैं हूं गरिमा, कैमरा के पीछे है मेरे साथी दीपक। आप देख रहे हैं कड़क। शुक्रिया।